Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel and I'm Dr. Amrina Siddiq and I'm teaching you dental materials from Niqab. Okay, so we were on chapter number 2 और हम उसकी chapter number 2 की mechanical properties पे थे। तो हमने काफ़ी सारी पढ़ ली थी, थोड़ी सी रहती हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन और फर्दर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फटीग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं अब्रेजन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब अब्रेजन रेजिस्टेंस क्या है कि अब्रेजन मतलब कि कोई भी चीज़ उतर जाना, घिसना, ठीक है, किसी भी चीज़ से। ठीक है, अब ये जो है वेयर कैन अकर बाय मैकेनिकल और केमिकल ओरिजिन। ठीक है, दो तरीके से होती है। ठीक है, एक मैकेनिकली और एक केमिकली होती है। तो सबसे पहले जो होती है वो मैकेनिकल तरीके से, वो होती है हमारी टूथपेस्ट और फूड पार्टिकल्स से, और इसको कहते हैं एब्रेसिव वेयर। ठीक है, किसी भी सख्त पार्टिकल से हो रही है वो होती है मैकेनिकल। कोई भी फूड, हमने कोई सख्त फूड खा लिया, नट्स खा लिए, कोई भी सख्त चीज़ चबा ली, तो उसकी वजह से जो हमारी जो वेयर होती है, जो चीज़ हमारी सरफेस उतर रही होती है, घिस रहे होते हैं दांत हमारे नेचुरली भी, वो होती है एब्रेसिव वेयर। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल एब्रेजन, तो वो हमारी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोई एसिडिक डाइट ले रहा है, एसिडिक ड्रिंक ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो वो होती है केमिकली, उससे भी हमारी सरफेस इरोड होती रहती है या एब्रेजन होती रहती है, तो वो केमिकल हो गया। सही है, और केमिकल के अंदर आप आगे देखें, देखिए वेयर ड्यू टू इंटरमीडिएट स्ट्रेस कॉज्ड बाय टूथ रिस्टोरेटिव कॉन्टैक्ट, यानी कि एक तरफ हमने एक तरफ दांत है और दूसरी तरफ दूसरे जॉ के अंदर नीचे रिस्टोरेशन है, तो अगर आपस में टकराएंगे दांत और फिलिंग मटेरियल, तो वो जब मिलते हैं तो आहिस्ता से इंटरमीडिएट कुछ देर बाद स्ट्रेसेस पड़ रही हैं। ठीक है, जब भी वो टकरा रहे हैं तो वो कम होती है। सही है, तो स्क्रैचिंग होती है इनके, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से स्क्रैच होता रहता है या वेयर होता रहता है, उतरता रहता है वो मटेरियल। ठीक है, दांत और रिस्टोरेटिव। ठीक, और तो उसको कहते हैं फटीग वेयर। सही, फटीग यानी कि फटीग में हमने पहले ही पढ़ा था कि फटीग आहिस्ता आहिस्ता से जो है चेंजेस आ रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से वेयर हो रहा है। ठीक है, वेयर हो रहा है। ठीक, द फटीग लाइफ एंड फटीग लिमिट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ है। ठीक है, ट्रुथ और रिस्टोरेशन जब मिलती हैं तो तब भी वेयर होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं केमिकल फैक्टर, जो हमने पहले पढ़ा था। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कोई भी एसिडिक ड्रिंक एसिडिक अटैक से होता है। ठीक है, अब इसमें केमिकल फैक्टर के अंदर हमारे पास वाटर भी आ जाता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, जैसे कोई फिलिंग मटेरियल या कुछ भी हमारे माउथ में है, ठीक है, कोई डेंटल मटेरियल जो कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर कहाँ से आया? सलाइवा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, उसकी सरफेस सॉफ्ट होती रहती है। ठीक है, तो एक ये भी हो गया। फिर अगला है इरोजन। इरोजन क्या कहते हैं? केमिकल अटैक से, यानी कि केमिकल इफेक्ट से एसिड अटैक हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है, उसका दूसरा टर्म हम कह लेते हैं इरोजन। सही है, एक मैकेनिकली हो रहा है एब्रेजन और एक केमिकल वाले को की वजह से जो होता है उसको हम इरोजन कहते हैं। सही है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हार्डनेस के ऊपर। हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेट बाय हार्ड एस्पर्टी, यानी कि कोई भी डेंटल मटेरियल है जिसमें कोई भी पेनिट्रेशन नहीं हो रही, कोई चीज़ हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लग रहा है तो वो पेनिट्रेट नहीं हो रही, इसका मतलब वो मटेरियल हार्ड है। ठीक है, उसकी हार्डनेस बताता है। तो ये वैल्यू ऑफ हार्डनेस, वही हार्डनेस नंबर से बताते हैं। अब इसको इवेलुएट करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब मेथड्स कौन से होते हैं? विकर्स, नोब, ब्रिनल एंड रॉकवेल। सही, अब ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हमारे पास छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये देखें, ब्रिनल राउंड होते हैं, विकर्स डायमंड शेप होते हैं, डायमंड पिरामिड शेप के, नोब भी डायमंड शेप के होते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा वन एक्सिस लॉन्ग होता है। ठीक है, और इस तरीके से रॉकविल भी होता है, रॉकविल कॉनिकल डायमंड शेप होते हैं। अब ये छोटे छोटे से जो है हमारे पास पार्टिकल होते हैं मेटल के। ठीक है, जो कि हम किसी भी डेंटल मटेरियल में डाल के प्रेस करते हैं और देखते हैं ये
पेनिट्रेट हो रहा है कि नहीं। तो अगर हो रहा है तो मतलब कि इतना हार्ड नहीं है मटेरियल, कितनी देर में कितना वक्त में हो रहा है, तो इससे हम हार्डनेस मालूम करते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल से इंडेंट करके देखते हैं। अब आगे क्या है, मेजरमेंट्स आर नॉर्मली मेड यूजिंग माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है ये इतने बड़े तो नहीं होते, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम इंडेंटेशंस देखते हैं। वही कह रहे हैं कि नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। अब क्या है, रॉकफिल हार्डनेस की बात कर रहे हैं। ये जो कॉनिकल वाला है, कॉनिकल डायमंड शेप होता है, सही है, चलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्या है, द पिरामिड डायमंड्स, द पिरामिडल डिज़ाइंस। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि शुरू में जब हम ये इंडेंटेशंस ये डालेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले कांटेक्ट होते ही स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पेनिट्रेट कर जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रेन कम होने लग जाता है। ठीक है, लोड जो है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है और स्ट्रेसेस कम हो जाती हैं। जैसे ही डालेंगे ज़्यादा होंगी, फिर वो स्प्रेड हो जाएगा पूरी सरफेस पे और फिर लोड या स्ट्रेसेस कम होती जाएंगी। नेक्स्ट, हार्डनेस क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द स्क्रैचिंग। वही कि स्क्रैच नहीं हो सरफेस, दैट्स हार्डनेस। तो अब जो एक्रेलिक है, हमारे पास जो एक्रेलिक मटेरियल है जो डेंचर बेसिस के लिए होता है, तो वो एक तरीके से प्लास्टिक मटेरियल कह लें ना, एक तरह से प्लास्टिक ही होता है, तो वो बहुत ही इजीली स्क्रैच हो जाता है। सही, जबकि कोबाल्ट क्रोमियम मेटल है, ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं होता इंडेंट, तो दैट्स हार्ड मटेरियल। ओके, अब आई क्या है, हार्डनेस इंडिकेशन ऑफ अब्रेजन रेजिस्टेंस बता रहा होता है कि ये कितना रेजिस्ट कर सकता है, अब्रेड नहीं होगा। अब्रेजन मतलब कि उतरना ना किसी भी हार्ड सरफेस से, अब्रेड होना, वेयर हो जाना। तो हार्डनेस क्या बताता है कि अब्रेजन रेजिस्ट करेगा वो। ठीक है, अब ये हार्डनेस हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम इलास्टिसिटी एंड विस्को इलास्टिसिटी के ऊपर। ठीक है, इलास्टिसिटी हमने पहले ही पढ़ा था। इलास्टिसिटी मतलब कि जिसमें वापस आ जाए, लचक हो उसके अंदर, वो मटेरियल में इलास्टिक रिकवरी हो जाए, यानी कि वो कोई भी चेंजेस परमानेंट ना हो। व्हेन अ मटेरियल अंडरगो फुल इलास्टिक रिकवरी, यानी कि जैसे इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ एन अप्लाइड लोड इज़ इलास्टिक। कि अगर हमने कोई भी चीज़ है उसको स्ट्रेस लगाया, मुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ही हमने स्ट्रेसेस हटाए वो वापस अपनी जगह पर आ गया। अगर फुली रिकवर हो रहा है, दैट इज़ वो मटेरियल इलास्टिक कहलाएगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से वापस नहीं आया, थोड़ी सी परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई, उसको हम विस्को इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से उसमें इलास्टिक रिकवरी नहीं हो रही, कुछ डिफॉर्मिटी रह गई, दैट मटेरियल इज़ विस्को इलास्टिक। राइट, अब आते हैं ये डायग्राम्स के ऊपर। ठीक है, जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो सब इस डायग्राम में है। तो इसका मॉडल हमने लिया है, सबसे पहले स्प्रिंग ले लिया। अब स्प्रिंग के ऊपर हमने जैसे ही लोड डाला वो खिंच जाएगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रेन होगा, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे उसको वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये मटेरियल इज़ इलास्टिक। दूसरी तरफ हम डैशपॉट ले लेते हैं। ठीक है, डैशपॉट में क्या होता है, जब हम लोड डालेंगे तो इसमें होगा ये कि आराम आराम से जो है चेंजेस आएंगी, लेकिन जब हम छोड़ देंगे उसको, लोड हम स्ट्रेसेस हम रिमूव कर देंगे तो रिकवरी नहीं होगी, वापस परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। राइट, दैट्स डैशबोर्ड की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम मॉडल आते हैं, यहाँ पे लिखा है मैक्सवेल मॉडल के ऊपर। ये रहा मैक्सवेल। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर एक तरफ स्प्रिंग लगाया है और एक तरफ डैशबोर्ड लगाया है, सीरीज़ में लगाया है। ठीक है, एक लाइन में सीरीज़ में लगा देंगे। दिस इज़ अ मैक्सवेल मॉडल। अब इसके अंदर होगा क्या कि इसमें जब हम लोड लगाएंगे तो स्प्रिंग तो फ़ौरन से खिंच जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये देखिए, इसकी एग्जाम्पल है दिस वन। ठीक, स्प्रिंग वाली जगह फ़ौरन से डिफॉर्म हो गई, जबकि डैशबोर्ड आराम 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 से डिफॉर्म होता गया। लेकिन जैसे ही हमने लोड रिमूव किया,
स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ गया, लेकिन डैशबोर्ड नहीं आया और अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन डैशबोर्ड की वहीं पे रिमेन रही। सही, दिस इज मैक्सवेल मॉडल। नेक्स्ट हमने लिया है विकेट मॉडल। विकेट मॉडल में हमने स्प्रिंग और डैशबोर्ड लगाया है जो कि पैरेलल लगाया है। अब इसके अंदर जब हम लोड डालेंगे तो स्प्रिंग तो फ़ौरन से इलास्टिक होता है, खिंच जाएगा, लेकिन इस मॉडल में नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डैशबोर्ड। ओके, इसमें आराम आराम से ही होगा। ये है इसका ग्राफ। तो इसके अंदर स्प्रिंग और डैशबोर्ड दोनों एक साथ वर्क करेंगे और आराम आराम से ही कांस्टेंट लोड पड़ने पर आराम आराम से ग्रेजुअली ओपन होगा ये या डिफॉर्म होगा, और जब हम रिमूव कर देंगे और ग्रेजुअली ही वापस आएगा। ठीक है, फ़ौरन से नहीं आएगा। सो दिस वाज विकॉट मॉडल। अब नेक्स्ट आते हैं दिस यूनिवर्सल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल, इसमें हमने क्या लिया है, दोनों चीज़ों को मिला दिया, विकॉट और मैक्सवेल दोनों मॉडल्स को मिलाया है। तो ये रहा, इसमें लोड अप्लाई करेंगे, ये वाला स्प्रिंग फ़ौरन से जैसे पहले था, ये वाला ग्राफ दिस वन ये फ़ौरन से ऊपर चला गया। ठीक है, जबकि ये वाला हमने पढ़ा था कि आराम आराम से जाएगा दोनों, तो ये भी इसी के अंदर आराम आराम से ही जा रहा है, लाइक द बी इसका भी। फिर जैसे ही हमने लोड रिमूव किया, ये वाला स्प्रिंग वापस फ़ौरन से अपनी जगह पे आ गया, जबकि ये वाला डैशबोर्ड और ये वाला पूरा विकॉट मॉडल स्लोली रिकवर होता गया और डिफॉर्मेशन कुछ रहेगी भी जो कि इसकी है। ठीक है, दैट वाज इट। ये सारे इसके मॉडल्स हो गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्रीप एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन के ऊपर। तो क्रीप क्या होता है? क्रीप को हम जो है कोल्ड फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्रीप इज़ टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू मूव स्लोली या डिफॉर्म परमानेंटली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सपोजर टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। अच्छा, अब क्रीप क्या होता है? क्रीप भी एक तरह से स्ट्रेन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो डिफॉर्मेशन आती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है, फ़ौरन से स्ट्रेस नहीं लग रही है, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से उस पर स्ट्रेसेस बढ़ी जा रही हैं और उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। दैट्स द क्रीप। सही, अब आते हैं इसमें फ़्लो। फ़्लो मीन्स क्या होता है? डिफॉर्मेशन को कहते हैं हम फ़्लो, या बहना या डिफॉर्म हो जाना कोई मटेरियल। ठीक है, तो क्रीप इम्प्लाइज स्मॉल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय लार्ज स्ट्रेस। वही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस पड़ रही हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे पड़ रही है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड में पड़ रही है। जबकि फ़्लो क्या होता है? डिफॉर्मेशन, लेकिन रैपिडली हो रही है, वो छोटी सी भी स्मॉल अप्लाइड स्ट्रेस भी पड़ रही है तो तब भी डिफॉर्म हो रहा है। नाउ स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन नाम से ये कि स्ट्रेसेस रिलीज़ हो रही हैं, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट स्ट्रेन। सही है, अब इसमें वही है कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन है, यानी कि डिफॉर्मेशन है। अब इसके आगे आते हैं हम, डायनामिक क्रीप टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है मेजर करने के लिए। सही है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करें लेकिन रेगुलर इंटरवल पे, कुछ कुछ देर बाद दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर जो भी स्ट्रेन आता है वो हम मेजर करते हैं। दैट इज़ डायनामिक क्रीप टेस्ट। ठीक है, क्रीप को ही मेजर करने के लिए है, लेकिन हम इसमें रेगुलर इंटरवल पे दे रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ क्रीप कैन बी ऑब्टेन बाय किस तरीके। अच्छा, इसमें कह रहे हैं डेंटल अमलगम में होता है ये। ठीक है, अब डेंटल अमलगम में पर्टिकुलरली कह रहे हैं क्रीप होता है। क्रीप में क्या होता है कि हमने अगर अमलगम की फिलिंग की हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है अमलगम की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लोड पड़ती रहती हैं लॉन्ग टर्म, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ऐसा उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है। सही है, अमलगम में। अब स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज मेजरमेंट ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेसेस। वही स्ट्रेस रिलैक्स हो रही है, इनके कम हो रही हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन की डेफिनेशन, ठीक है, कि डिक्रीजिंग स्ट्रेसेस एट अ कांस्टेंट स्ट्रेन। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस कम हो रही है, लेकिन स्ट्रेन वही है। ठीक, स्ट्रेस खाली कम हो रहा है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट। ओके, डेंटल एप्लीकेशंस में इतना इसका कोई अफेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट
प्रॉपर्टी आते हैं हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब रियोलॉजिकल क्या होता है? रियोलॉजिकल मतलब कि फ़्लो या कोई भी डिफॉर्मेशन जो मटेरियल में आ रही है कि किस तरीके से वो मटेरियल फ़्लो कर रहा है। अब इसके अंदर आते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर हम कह रहे हैं कि सॉलिड्स या इलास्टोमर्स हम ले रहे हैं, जिसकी हम वही इलास्टिसिटी और उसको इलास्टिसिटी हम देखते हैं इसके अंदर ज़्यादातर। तो सबसे पहले हमने विस्कोसिटी देखा, ठीक है। विस्कोसिटी को हमने कहा एन, ठीक है। विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर रेट, जो हमने पीछे पढ़ा था ना। 3 टाइप हैं स्ट्रेसेस की, कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल और शेयर। तो वो शेयर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट। अब इसके अंदर क्या है? फिनोमेना ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर रेट कैन बी विजुलाइज बाय एक्सट्रूजन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम अ सिरिंज। यानी कि हमने एक सिरिंज ले ली और उसके अंदर से मटेरियल हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इसके अंदर। अब इसमें कह रहे हैं कि मटेरियल एक्सट्रूडेड एट अ कांस्टेंट रेट, जो निकल रहा है मटेरियल वो एक कांस्टेंट रेट पे निकल, रेट मतलब टाइम पे निकल रहा है। एंड द शेयर स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिप्रेस द बैरर। और प्रेशर कितना जो भी प्रेस कर रहे हैं वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जबकि शेयर रेट इज फंक्शन ऑफ फ्लो रेट। अब वही कह रहे हैं कि कितना फ्लो हो रहा है, ये देख रहे हैं। मटेरियल ऑफ लो विस्कोसिटी, लो प्रेशर। अब वही कह रहे हैं कि अगर तो जो मटेरियल इसके अंदर है उसकी विस्कोसिटी कम है तो मतलब कम प्रेशर पड़ेगा, अगर विस्कोसिटी हाई है तो प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा पड़ेगा उसको बाहर निकालने में। सो दैट्स इट, विस्कोसिटी इज़ दिस कि वो कितना फ्लोई मटेरियल है, दैट्स बेसिकली विस्कोसिटी। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर रेट। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला है के शेयर रेट एन। अब इसमें क्या हो रहा है? के और एन यहाँ कांस्टेंट है और ये फ्लो इंडेक्स बताते हैं, ठीक है। दिस एन इज़ अ फ्लो इंडेक्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको ना बताती हूँ सही से। तो ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है लेकिन आपको यहाँ इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। हमने ले ली विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो विस्कोसिटी इज़ दिस, ठीक है, दिस इज़ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर है एन जो कि हमने कहा था ये है हमारे पास फ्लो इंडेक्स है, ठीक है। और अगर तो फ्लो इंडेक्स हमने इज इक्वल्स टू 1 लिया है, 1, और 1 में क्या हो रहा है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा शेयर रेट के, सही है, कि जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही शेयर रेट हो रहा है, उतना ही वो मटेरियल फ्लो हो रहा है, सही है। तो इसमें क्या होगा? विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और इस तरीके के फ्लूइड को कहते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड कहा। अब दूसरी तरफ अगर तो फ्लो इंडेक्स जो है हमने ग्रेटर देन 1 लिया है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें क्या होगा कि शेयर रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जबकि स्ट्रेसेस कम है, यानी कि कम स्ट्रेसेस पे ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब कम स्ट्रेस लग रही है ना, विस्कोसिटी उस मटेरियल की कम है, ठीक है। विस्कोसिटी मटेरियल की कम है और ये मटेरियल कहलाता है सूडो प्लास्टिक, सही है, कि इसकी विस्कोसिटी कम है, कि ज़्यादा फ्लोई है, कम प्रेशर पे ज़्यादा फ्लो करता है। अच्छा, इसमें हमने ज़्यादा ग्रेटर देन ज़्यादा लिया था, ओके। अगर हमने इसमें फ्लो इंडेक्स लेस देन 1 लिया तो तब
ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। और अब अगर हमने फ्लो इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रखेंगे, ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, इसमें भी सेम वही है कि शेयर रेट ज़्यादा है, ठीक है, शेयर रेट ज़्यादा है और शेयर स्ट्रेसेस यानी कि स्ट्रेसेस भी ज़्यादा लगा रहे हैं, तब जाके ज़्यादा फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि इनके ज़्यादा स्ट्रेस लग रही है ना, तो विस्कोसिटी इस मटेरियल की हाई है, और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डाइलेटेंट सॉरी, ओके। तो इस मटेरियल को हम डाइलेटेंट कहेंगे, ठीक। एक दफ़ा देखते हैं, अगर फ्लो इंडेक्स 1 है मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट दोनों इक्वल हैं, जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही फ्लो हो रहा है, तो दैट्स न्यूटोनियन फ्लूइड, विस्कोसिटी उसकी कांस्टेंट है। अब अगर विस्कोसिटी लो है यानी कि फ्लूई मटेरियल है, तो मतलब कम स्ट्रेसेस लगेंगी, ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है, उसका फ्लो इंडेक्स लेस देन 1 होगा, और इसको सूडोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक। इस तरीके से अगर विस्कोसिटी मटेरियल की हाई है, थिक मटेरियल है, तो ज़्यादा स्ट्रेसेस लगाएंगे तभी ज़्यादा फ्लो होगा, और इसकी ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका फ्लो इंडेक्स, दिस इज डाइलेटेंट हो गया। नेक्स्ट इज दिस बिंगम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अंदर क्या है, बिंगम्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि फाइनाइट स्ट्रेस रेफर टू एज यील्ड स्ट्रेस का, यानी कि एक कांस्टेंट फाइनाइट यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला कोई स्ट्रेस लग रहा है, उसको हमने यील्ड स्ट्रेस कह दिया। यील्ड हमने पीछे भी पढ़ा था, यील्ड स्ट्रेस मतलब जहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रही, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉज द फ्लो, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेसेस दिए हैं, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस दिया है ताकि फ्लो आए, दैट इज़ बिंगम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सही। और नेक्स्ट इज टाइम डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके अंदर क्या है कि हम वक्त के लिहाज से देखेंगे कि मटेरियल या वर्किंग टाइम में कितना विस्कस होता है, सेटिंग टाइम में क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देख रहे हैं। वही के 2 कंपोनेंट में आते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, फिर वो रिजिड होते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब मैनिपुलेशन बिकम इम्पॉसिबल व्हेन विस्कोसिटी हैज़ इंक्रीज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास के मैनिपुलेट करना यानी कि जो मटेरियल अगर तो बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल है तो उसको थोड़ा सा टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट इज़ वर्किंग पॉइंट, ठीक। और जैसे जैसे वो हार्ड होता रहता है विस्कोसिटी बढ़ती रहती है, उसका वर्किंग टाइम जो है ख़त्म होता जाता है, ठीक है। अब विस्कोसिटी अगेंस्ट द टाइम, अच्छा आगे देखते हैं इसमें क्या है, तो वही वक्त के साथ साथ मैनेज होना मुश्किल हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे जैसे देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट था ना, न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या था, विस्कोसिटी कांस्टेंट आ रही थी, दैट इज़ ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है। अब सूडोप्लास्टिक और ये न्यूटोनियन और सूडोप्लास्टिक है, ये वाले ग्राफ्स हैं, ठीक है, जो इसमें लिखा है ये सब कुछ वैसा ही है, बस कांस्टेंट कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये सूडो है, ये डाइलेटेंट है, ठीक है, सेम वैसे ही है विस्कोसिटी के लिहाज से, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं ये वाला जो हम पढ़ रहे थे कि विस्कोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। इसमें देखो विद टाइम टू मटेरियल सेटिंग बता रहे हैं इसकी, ठीक है, कि ए वाले में क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। जबकि बी मटेरियल में क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ नहीं रही विस्कोसिटी, बल्कि उतनी ही रही, फिर बाद में बढ़ी जाके, ठीक है। तो जितनी देर में ये नहीं बढ़ रही वो चेंज नहीं हो रही उसकी विस्कोसिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई रिटार्डर डाला हुआ है। रिटार्डर होता है कि उसका वर्किंग टाइम बढ़ाने के लिए हम केमिकल मटेरियल उसमें डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो देर से सेट हो। अब इसको भी सेट होने के बाद जो है एक रियोमीटर आता है जिससे हम इसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं कि कितना फ़्लो हो रहा है मटेरियल, ठीक है, वो देखते हैं। तो रियोमीटर से हम क्या चेक करें कि मटेरियल सेट हो गया है कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसमें अंदर ये है, देखिए इसमें हमने मटेरियल लिया,
और उसके अंदर कोई भी प्रोब वगैरह कोई भी पॉइंटी पार्टिकल डाल के हम चेक करेंगे, ठीक है, कि सेट हुआ कि नहीं। अब ए वाली पिक्चर के अंदर ये देखिए अंदर चला गया प्रोब, मतलब कि मटेरियल सेट नहीं था, अनसेट है, जबकि इसके अंदर सेट हो चुका था तो वो वहीं रुक गया मटेरियल, ठीक है। सो दैट वाज द फ्लोई विस्कोसिटी चेक करना, ठीक है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ नेक्स्ट वी विल हेड टुवर्ड्स थर्मल प्रॉपर्टीज़। अब थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक तरह से 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, और इसमें क्या है कि डेंटिन और इनेमल क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं। जो हमारे नेचुरल दांत होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती ज़्यादा जल्दी, ठीक है, गुड इंसुलेटर्स हैं, हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, नहीं तो पल्प तक पहुंच जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, सही है। तो अब इसीलिए जो भी हम रिस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज़ करेंगे, फिलिंग मटेरियल्स, उसको भी जो है आइडियली थर्मल इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पल्प को डैमेज ना करें, सेंसिटिविटी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी, वही कि हीट कितनी कंडक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। अब रेट ऑफ द हीट फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर जितना जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो वही कह रहे हैं कि अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी हाई कंडक्टिविटी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, ज़्यादा कंडक्ट करेगा हीट। अब इसके अंदर जो है एग्जाम्पल है नीचे कि जैसे डेंटल अमलगम की बात करें, अमलगम फिलिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि एक तरह से मेटल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। और जबकि एक्रेलिक की बात करें तो एक्रेलिक की कम होती है, सही है, थर्मल कंडक्टिविटी, एक्रेलिक बेसेस हैं वो कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये चार्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हर एक की आपको याद करनी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डेंटल अमलगम की 23 है, इनके बहुत ज़्यादा हाई है, और जबकि सबसे कम है एक्रेलिक की 0.21, ठीक है, दैट्स इट। अब सबसे ज़्यादा हाई तो यहाँ लिखी है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड इज़ वेरी गुड थर्मल कंडक्टर, ओके, तो 291 है। और इनेमल और डेंटिन की देखें तो इनेमल और डेंटिन की 0.92 और डेंटिन की 0.63 है, और इसके अंदर ये भी है कि जो डेंटल सीमेंट्स वगैरह, जिंक सीमेंट्स वगैरह हैं, वो ऐसे लाइनर यूज़ करते हैं, इनके फिलिंग मटेरियल के नीचे हम जो है एक लाइनर अप्लाई करते हैं ताकि कम हीट एब्जॉर्ब हो, पल्प तक कम से कम हीट जाए, ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, कि कितनी हीट डिफ्यूज़ हो रही है, उस मटेरियल के अंदर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। इस थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एंड डेंसिटी, वो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, डी इज़ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी और के इज़ कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एंड डेंसिटी। नाउ के क्या है, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं मटेरियल रिस्पॉन्ड टू ट्रांजिएंट थर्मल स्टिमुलाई, कि इसके अंदर क्या है कि इनके जो थोड़ा सा भी थर्मल स्टिमुलाई पे एक्ट करे, इनके एब्जॉर्ब हो जाए, ये वो है, ठीक है। अब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक पी क्या होगा, ठंडा ठंडा इफेक्ट हो गया, सही है, दांत और रिस्टोरेशन अगर हुई हुई है तो दोनों, लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हो, क्योंकि वो तो हमने पी लिया, मुंह के अंदर थोड़ी रखना है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, अंदर हम ले जाते हैं, सॉलो कर लेते हैं, तो कुछ सेकंड, 1 या 2 सेकंड के लिए ही ठंडक आएगी, सही है। डिफ्यूजिबिलिटी अलाउ कैलकुलेशन द टेम्परेचर चेंज इन द पल्प, तो जो भी डिफ्यूज़ होके जो हीट अंदर की तरफ जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि वो पल्प तक जो है उसका भी टेम्परेचर चेंज करेगी, पल्प तक जाएगी डिफ्यूज़ होके। तो कुछ हीट जो है वो कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, मटेरियल खुद भी एब्जॉर्ब करता है,
दांत भी करता है, मटेरियल भी। अब इसके अंदर रिड्यूस क्वांटिटी, अब इसमें वही है कि सारी की सारी जो कोल्ड इफेक्ट है वो सारा पल्प तक नहीं जाएगा, कुछ मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा और फिर कुछ अंदर पल्प तक जाएगा, तो वही है। ठीक, मेजरमेंट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी आर मेड बाय एम्बेडेड थर्मोकपल इन specimen of material and plunging the specimen into hot और cold liquid। अच्छा, अब इसके अंदर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होती है, किस तरीके से हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि एक थर्मोकपल मटेरियल ले लिया, 21 इसमें देखते हैं, ठीक है। एक तरीके से हमने एक मटेरियल लिया, इसके अंदर हमने थर्मोकपल एजेंट लगा दिया जो कि रिकॉर्ड करेगा कि कितनी डिफ्यूजन हो रही है। सही। इफ़ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोकपल रैपिडली रीचेस दैट ऑफ द लिक्विड, यानी कि अगर उसने एब्जॉर्ब फ़ौरन से कर लिया तो मतलब कि ज़्यादा डिफ्यूजिबिलिटी है, और अगर आराम आराम से उसने डिफ्यूज़ किया तो मतलब आराम से हो रहा है, उसकी डिफ्यूजिबिलिटी कम है। अब आगे आते हैं, ये वाले ग्राफ के ऊपर यही बताया गया है कि अगर फ़ौरन से टेम्परेचर रेज जैसे ही हुआ, फ़ौरन से अगर चेंजेस आई तो मटेरियल की हाई डिफ्यूजिविटी है, और अगर आराम आराम से होगा तो लो डिफ्यूजिविटी है। दैट्स इट। तो इसके अंदर यही है। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि जो डेंचर बेसिस होती हैं हमारे पास, जैसे कि जो पेशेंट जो दांत नहीं होते डेंचर्स लगाते हैं, उसके अंदर वही कह रहे हैं कि डेंचर के बेस्ड मटेरियल जो होता है उसकी डिफ्यूजिबिलिटी हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पेशेंट जो है कोई भी चाय पी रहा है, अगर चाय पिए तो उसे पता चले कि हाँ उसने चाय पी, क्योंकि ऊपर और नीचे कंप्लीट डेंचर लगा हुआ है, उसे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और अंदर मुंह तो नहीं जलेगा, लेकिन आगे जाके उसका गला जो है जलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है हाई डिफ्यूजिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जैसी चाय पिए तो उसको हॉटनेस या कोल्डनेस फील हो फ़ौरन से। तो हाई डिफ्यूजिबिलिटी होनी चाहिए डेंचर बेसिस की, ठीक है। दैट्स इट। नाउ थर्ड इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब कोई भी हीट निकलना, एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक है, थर्मिक हीट। अब कोई भी जब हम मटेरियल मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है, तो दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और अब वही कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम जो भी फिलिंग मटेरियल करते हैं वो अपने मुंह के अंदर ही कर रहे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि मुंह के अंदर भी टेम्परेचर रेज ना हो उस मटेरियल का, ठीक है। अब ये लिखी हुई है, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर चेंजेस रेज होता है। ये सीमेंट है, जिंक सीमेंट का सबसे कम होता है, जिंक यूजिनॉल का 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है एक्रेलिक का। और वही एक्रेलिक तो हम बाहर करते हैं ना, मुंह के अंदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बर्न हो सकता है मुंह, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैलोरीमीटर। अब इसमें भी हम वही कैलोरीमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि क्या कैसे कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर रेज अकर ड्यूरिंग द सेटिंग इवन मोर सिग्निफिकेंट विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ लाइट एक्टिवेटेड। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हीट, एक तो हम जब चीज़ें मिक्स करते हैं, केमिकल मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट जनरेट होती है। लेकिन अब डेंटिस्ट्री के अंदर जो है लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि लाइट लगाते हैं, लाइट सिक्योर होती हैं फिलिंग मटेरियल्स, तो एक तो लाइट की वजह से और फर्दर हीट रिलीज होती है, ठीक है। फॉर दिस प्रोडक्ट्स सेटिंग ओफन वेरी रेपिडली, वही कह रहे हैं कि सेटिंग तो फ़ौरन से हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर भी रेज होता है, ठीक। दैट्स इट। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे नाम से ये कि थर्मल, इनकी हीट की वजह से एक्सपेंड हो रहा है मटेरियल, ठीक है। अब लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनके लेंथ में बढ़ेगा, ठीक है। लीन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज, यानी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज ज़रा सा भी बढ़ना, ठीक है, लेंथ में, फॉर ईच डिग्री रेज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना चेंजेस आ रही हैं। तो ये रहा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू, ये क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन
ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सही है। और आगे यही है कि -1 ये डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू क्या है, इनके बहुत ही छोटे फ्रैक्शन में लेते हैं तो 0.00025 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर अमलगम के लिए, सही है। यानी कि इतना कम जो है एक्सपेंशन होगी उसमें, ये पार्ट्स पर मिलियन में हमने इसको मेजर किया, सही। तो इसीलिए अमलगम की क्या वैल्यू होती है, 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सारी जो है सब मटेरियल्स की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस दी गई हैं, ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर आप ये देखें कि सबसे हाई और सबसे लो किसकी है, ठीक, ये तो आपने लाजमी देखनी है। अमलगम की हमने पढ़ ली 25 होती है, और एक्रेलिक रेजिन की कितनी होती है 90, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वही एक्सपेंड होता है, और इनके उसकी जो है थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है कोफिशिएंट, और पोर्सलिन की कम है 4 है, ठीक, दैट्स इट। और इसके अंदर यही लिखा है कि सीमेंट्स की भी कम होती है, कि भी कम ही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसमें सब यही है। और इसमें ये भी है, ये देखिए ये दी गई है कि अगर जैसे दांत है, ये टूथ बनाया है और टूथ के अंदर हमने फिलिंग मटेरियल ऐड किया है, फिलिंग मटेरियल लगा हुआ है, और अगर कोई भी कोई ठंडी चीज़ खाएगा, सही है, तो उसमें होगा क्या कि फिलिंग मटेरियल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। या यहाँ तो हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो दांत के ऊपर भी तो ठंडक लगेगी, तो हमारा दांत और फिलिंग मटेरियल दोनों ही एब्जॉर्ब करेंगे, सही है। तब इसमें होगा क्या कि जो टूथ होता है वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ये जो कैविटी हमने बनाई है ये एक्सपेंड हो जाएगी, तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, ये जो फिलिंग मटेरियल है वो उसके और टूथ के बीच में एक गैप जनरेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइक्रो लीकेज हो जाएगी, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह सलाइवा सब कुछ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब इस देख लेते हैं, देखें दिस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है फिलिंग मटेरियल के लिए। पेशेंट एक वही अगर कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और अगर फिलिंग मटेरियल और टूथ दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फिलिंग भी कॉन्ट्रैक्ट होगी और टूथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही है, कोल्ड लेने से। इस तरीके से अगर हॉट ड्रिंक्स लेंगे तो वो एक्सपेंड होंगे दोनों, तो कोल्ड से श्रिंक होंगे दोनों। अब वही कह रहे हैं कि अगर किसी एक की भी चेंज हुई वैल्यूज़, क्योंकि दोनों को ही एक साथ एक्सपेंड या श्रिंक होना चाहिए, वैल्यूज़ मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है, वरना तो गैप आ जाएगा। इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, अगर तो मटेरियल की ग्रेटर है देन द टूथ की इतनी नहीं है, सही, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फिलिंग मटेरियल की ज़्यादा है तो गैप आ जाएगा, दैट्स